सारे भाई राम राम। एक बार फिर स्वागत है आपका 10 सोनूवाली में उचाणा की हनुमान मंदिर में। हाँ भाई, और बेरोज़गारी को लेकर ने बेरोज़गार युवा मंच हरियाणा की घोषणा के लिए शायद कन्वेंशन कुछ रखा था। सुभाष लांबा जी हमारे साथ हैं, जानने की कोशिश कराएंगे कि कुछ प्रोग्राम रहा। राम राम जी। राम राम जी। राम। तो आज यहाँ पर इकट्ठा होने का के कुछ पर्पज़ था जी? ये बेरोज़गार युवा मंच के तत्वाधान में कन्वेंशन का आयोजन हुआ है और इसमें मुख्य मांग ये है कि जो बेरोज़गार हैं उनको नौकरी चाहिए और बेरोज़गारी चरम सीमा पर है, अपने उच्चतम लेवल पर चली गई है। हम ये कह रहे हैं कि आज ये सारी चर्चा हुई हैं कि अगर हम पूरे प्रदेश के सरकारी विभागों की बात करें तो लगभग 4 से 5 लाख पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। सरकार इनकी भर्ती करें, रेगुलर भर्ती करें, बेरोज़गारों को रोज़गार दे सकती है, लेकिन सरकार ने 1 साल के लिए भर्तियों पर पाबंदी लगाई जिसका सरकुंजय सिंह रैना ने विरोध किया। उसके बाद केवल इतना संशोधन हुआ कि जो पाइपलाइन में भर्तियां हैं उनको तो हम करेंगे, नई भर्तियां नहीं करेंगे। जब कोरोना महामारी में आर्थिक मंदी भयंकर है, जीडीपी लगातार गिरती जा रही है और अनुमान है कि -3.6 तक जाएगी, तो उस टाइम पे बेरोज़गारों के पास पैसा उनके पॉकेट में डालना ज़रूरी है, अर्थात रोज़गार देना ज़रूरी है। लेकिन आप इससे के बिल्कुल विपरीत जा रहे हो कि आप उनको रोज़गार दे नहीं रहे हो। रोज़गार अगर नहीं दोगे, पैसा उसके पास नहीं आएगा तो मार्केट में नहीं जाएगा, मार्केट में नहीं जाएंगे तो डिमांड बढ़ेगी नहीं, डिमांड नहीं बढ़ेगी तो कारखाना चलेगा नहीं, कारखाना नहीं चलेगा तो बेरोज़गारी संकट और गहराएगा। तो इतना तो ये इकोनॉमिक्स का मोटे मोटा आंकड़ा है, ये सब जानते होंगे। तो सरकार को इस बात पर करना चाहिए और हमने इस बात को आश्वासन इन सभी युवाओं को दिया है कि आप इस मुद्दे को गरमाओ, पूरे प्रदेश में इसको मुद्दा बनाओ, क्योंकि बेरोज़गार में बहुत छटपटाहट है, बड़ी संख्या में बेरोज़गार है, हर 3 में से 1 व्यक्ति बेरोज़गार है। तो आज रोज़गार का सबसे बड़ा इशू है, लेकिन सरकार कुछ और ताकतें मतलब इसको डाइवर्ट करने के लिए और दूसरा सांप्रदायिकरण करके, ध्रुवीकरण करके बच के निकलने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए कन्वेंशन में ये तय है कि हम सब मिल करके इनकी नीतियों के खिलाफ और इस बेरोज़गार की समस्या जो है रोज़गार के नाम को लेकर के आंदोलन चलाएंगे। एक तरफ तो निजीकरण चल रहा है, दूसरी तरफ बेरोज़गारी कह रहे हो, तो ये तो दोहरी मार नहीं होगी जी? नहीं, दोहरी मार तो कोरोना इतना सूट कर रहा है इनको कि भाई आज तक के मतलब कोरोना ये तो कह रहे हैं ये हो गया वो हो गया। हम ये कह रहे हैं कि अगर कोरोना ना होता तो ये कर नहीं पाते ऐसे। मतलब सारे पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है, रेल की बात है, तार की बात है, डाक की बात है, BSNL की बात है, ONGC की बात है, HPCL की बात है, मतलब एयरपोर्ट की बात है, लाल किले की बात है, ताजमहल की बात है, प्लेटफार्मों की बात है, सारी ये चीज़ों को तो मतलब निजीकरण के हवाले किया जा रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि तुम एक तरफ तो करें आत्मनिर्भर भारत, मतलब ये जो सारा का सारा पब्लिक सेक्टर आप जो दे रहे हो इससे आत्मनिर्भर बनेगा या पूंजीपतियों के ऊपर निर्भर बनेगा? अपने एयरलाइंस को बंद कर रहे हो, प्राइवेट आदमियों के लिए 6 एयरपोर्ट बना रहे हो, उनके लिए रेड कारपेट बिछा रहे हो, अपना उसको बंद कर रहे हो, बिजली जैसे अति महत्वपूर्ण सेक्टर को भी आप निजी हाथों में दे रहे हो। तो इससे क्या बनेगा? निर्भरता बनेगी, क्या बनेगी? तो इससे निर्भरता मतलब पूंजीपति के ऊपर बनेगी। और ये जो पब्लिक सेक्टर को बेचे जा रहे हैं, पब्लिक सेक्टर किसकी बपोती नहीं है, इस जनता के खून पसीने से खड़े किया हुआ है सारा का सारा पब्लिक सेक्टर। और जैसे रोडवेज़ की हम बात करते हैं, हमने रखा है यहाँ कि 14,000 बसें चाहिए। अगर 14,000 बसें आएंगी 84,000 को नौकरी मिलेगी। आप क्यों नहीं देते इस बात को? किसकी मांग है प्राइवेट बसें आनी चाहिए? आप प्राइवेट बस क्यों लेकर के आ रहे हो? रोडवेज़ की बस क्यों नहीं लेकर आ रहे? आप बिजली का निजीकरण क्यों कर रहे हो? उसको मजबूती क्यों नहीं प्रदान कर रहे? बेरोजगार को नौकरी क्यों नहीं दे रहे? हेल्थ सर्विसेज में आप देखोगे 20,000 आशा वर्कर है, 15,000 NHM के कर्मचारी हैं, 11,000 कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं। हेल्थ सर्विसेज कच्चे कर्मचारी के ऊपर पूरी तरीके से छोड़ दिया, आपने पूरा बाजार के हवाले कर दिया। जब आज देश में पूरी तरीके से है कि अस्पताल खोलो, मेडिकल कॉलेज खोलो, आप मतलब मंदिरों की बात कर रहे हो। और मीडिया की हालत ये है कि बेरोजगारी का इशू नेशनल मीडिया नहीं दिखाता। मतलब सुशांत राजपूत चल रहा है 1 महीने से, अरे कोई और मुद्दा है कि नहीं है? ये बेरोजगारी है, महंगाई है, त्राही मच रहे हैं, कानून व्यवस्था की बात है, उस पर भी कोई बातचीत कर लो। सारा पब्लिक सेक्टर मतलब बेचा जा रहा है, उस पर क्यों नहीं डिबेट होती है? तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो इसलिए हमने यूथ को थोड़ा सा सचेत किया है कि इन दाएँ बाएँ की बातों को छोड़ करके अपनी एकता बनाओ और आंदोलन तेज़ करो। तो एक बात और है, क्योंकि जो किसान के खिलाफ 3 अध्यादेश जारी किए हैं उसमें मजदूर के ऊपर भी है और जो नौकरी करने वाले हैं उनके ऊपर भी है मार पड़ेगी, क्योंकि मंडी में माल नहीं आएगा तो दिक्कत है मजदूर को भी होने वाली है। देखो, जो ये अध्यादेश जारी करे हैं, इन्होंने कहा कि किसान कहीं भी जा कर के अपनी फसल को बेच सकता है। ये तो पब्लिक पोजर हो गया मीडिया के लिए, लेकिन इंटरनल बात क्या है? अगर आप MSP तय नहीं करोगे, मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस, तो किसान तो बर्बाद हो जाएगा।
आप किसान को बराबरी की तरफ लेकर के जा रहे हो और भाषण दूसरे चल रहे हैं। तो ये किसान के साथ साथ जो मजदूर है वो भी तबाह होगा। जब आज कोरोना का संकट है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, तो रोज़गार देने की बात है, रोज़गार जनरेट करो। आपने रोज़गार जनरेट कर नहीं रखे। 1983 पीटीआई को आपने नौकरी से बाहर निकाल दिया। 11,000 हेल्थ के जो कर्मचारी, आपके चैनल के मार्फत बता रहा हूँ कि 30 सितंबर तक का कॉन्ट्रैक्ट है। हेल्थ के कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं 30 सितंबर को उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मतलब ये क्या हो रहा है? जहाँ नौकरी देने का सवाल, आप नौकरी से निकाले जा रहे हो, तो इसका विरोध निश्चित तौर से प्रदेश स्तर पर किया जाएगा। तो एक तरफ जो हमारे डिप्टी सीएम साहब हैं दुष्यंत चौटाला जी, ये कह रहे हैं कि 75% प्रावधान हमने लागू करवा दिया है कि युवाओं को रोज़गार मिलेगा, और हम फ़ोन कर करके पूछने भी लग रहे हैं आप किस सेक्टर में नौकरी करना चाहो। मैं ये कह रहा हूँ कि 75% उन्होंने कहा है कि नए कारखाने लगेंगे उसमें मिलेगा। कारखाना तो जो लग रहे हैं वो बंद हो रहे हैं। 75% किसको मिलेगा? ये किसको मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। मतलब जब कारखाने लगेगा तो 75% मिलेगा। जब कारखाने लग नहीं रहे, जो लग रहे हैं वो बंद हो रहे हैं, जो उनसे चल रहे हैं, आप उसमें उसको पूरी तरीके से पूरी स्ट्रेंथ पर चला करके दिखा दो, आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो लेबर लॉज आप कह रहे हो कि 44 श्रम कानून है, उसको इम्प्लीमेंट करा दो। हालांकि हरियाणा सरकार ने कह दिया कि 1000 दिन के लिए कोई लेबर लॉज लागू ही नहीं होगा। लागू नहीं होगा तो मतलब मजदूर बंधुआ नहीं बन जाएंगे क्या? आपको इस बात की चिंता मतलब उनको नहीं है कि बंधुआ मजदूरी की तरह है। नई शिक्षा नीति लेकर के पूरी तरीके से, मतलब कुछ चीज़ें उसमें ठीक हैं। जीडीपी का हम 6% खर्च करेंगे, बताएंगे, टाइम बताएगा कितना खर्च करेंगे। अब तक तो 3% भी खर्च नहीं हो लिया। कहने में करने में बहुत अंतर है। आज हम दुष्यंत चौटाला जी से आपके मार्फत से कहना चाहते हैं, हमारी बात सुन रहे हो तो, कि जो चुनाव घोषणा पत्र आपने जारी किया था ना, कच्चे कर्मचारी पक्के करेंगे, पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे, और ये सारे का दमन का, उत्पीड़न का, पंजाब के समान वेतनमान, जरा उनके तरफ भी देख ले मुख्यमंत्री जी। हम आपकी तरफ इंतजार कर रहे हैं कब हमारे उस घोषणा पत्र की याद आएगी। ये जो दूसरी बातें हैं, इससे कुछ निकलने वाला नहीं है। तो आपने सच्चाई जान ली भाई। जो लांबा साहब ने बताया है कि भाई सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है जो युवा है, क्योंकि ये आने वाली प्योद है या ख़राब होने लग रही है। इनके लिए कोई ऐसे प्रयास नहीं करे गए हैं कि इनको आगे इनका भविष्य सुधरा, क्योंकि वो इनको नहीं चाहते। जो लग रहे हैं कर्मचारी, उनकी भी पेंशनें बंद करी गई हैं, लेकिन एक एमएलए की, एमपी की नहीं बंद होएगी, क्योंकि उसको तो ज़रूरत है, उसको ज़रूरत है। लेकिन युवा जो 2 टाइम की रोटी का भी मोहताज हो गया है, उसके लिए कोई कुछ भी नहीं करने के लिए तैयार है। मैं कई बार यहाँ तक बात आपकी करवाऊँ भी कि वो कितनी क्वालिफिकेशन रखे हैं और किस तरीके है धक्के खाने लग रहे हैं। धन्यवाद लामा साहब। इनते भी पूछ लिया। राम राम भाई जी। राम राम जी। हम शुगर मिल भुन्ना के कर्मचारी, इधर आ जाओ भाई। आजू भाई। हम शुगर मिल भुन्ना के कर्मचारी हैं। 2006 में सरकार ने भुन्ना मिल को बेच दिया था। अब ये बेरोज़गार भाई जो खड़े हैं, ये तो इसलिए कि हमें रोज़गार नहीं मिला, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो रोज़गार पर है वो भी अपने आप को रोज़गार पर ना समझे, क्योंकि अभी पीटीआईओं 1983 पीटीआईओं को निकाल दिया सरकार ने। हम जनवरी 2015 में केस जीत के हाई कोर्ट से, और हमें उम्मीद बंदी थी कि अब हम ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन पौने 6 साल हो चुके हैं, आज तक उन्होंने हमें ज्वाइनिंग नहीं दी है। कितना लंबा इंतज़ार करें हम? 1989 में मिल चौधरी देवीलाल ने स्थापित की थी, उस समय मुख्यमंत्री थे। उस समय कोई नौजवान 22 साल का था, कोई 25 का था, कोई 30 साल का भी था जिसने रोज़गार हासिल किया था। आज वो 50 से 56 साल के बीच में जा रहे हैं। वो हमारे जब हाड़ शमशान में चले जाएंगे तब नौकरी देंगे क्या? सरकार का कोई इस सिस्टम नहीं है। सरकार को अधिकारियों ने पूरी तरह से हैक कर लिया है। हम बार बार मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से, ओएसडी से मिलते रहे हैं। वो फ़ोन करते हैं, हमारे को बुला लिया जाता है, लेकिन आगे हमारे को ज्वाइनिंग तक नहीं करवाया जाता। हम 3 आदमियों को पानीपत शुगर मिल भेजा गया था, लेकिन वहाँ के एक छोटे से कारिंदे ने ये कह दिया कि आपको हम ज्वाइन नहीं करवाएंगे। कहाँ की सरकार है? कहाँ रोज़गार है? रोज़गार के सभी अवसर बंद किए जा रहे हैं, और सरकार शायद यही चाहती है। सरकार निजीकरण चाहती है, सरकार रोज़गार देना ही नहीं चाहती। भाई एक आम आदमी कड़ा तक अपने आप को संभालेगा, आंदोलन करना ज़रूरी हो गया, क्योंकि अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसी वजह से यहाँ सारे के सारे अपना खातर आ रहे हैं कि भाई इनकी कोई सुन ले। मतलब कोई विशेष कारण रहा है उचाना में इस प्रकार की या कन्वेंशन नहीं करने का? बहुत बढ़िया है। मैं कहता हूँ जो
व्यक्ति एक वोट का अधिकार रखता है। जैसे अभी दुष्यंत चौटाला ने राइट टू रिकॉल एक मुद्दा उठाया था, वो मुद्दा एमएलए एमपी के लिए भी होना चाहिए और वो होना चाहिए, लागू होना चाहिए। मैं उसके बिल्कुल हक में हूँ। और ये जो बेरोज़गार युवा आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मैं इनको शाबाशी दूंगा। मैं इनको बार बार आग्रह करूँगा कि आप आंदोलन करें, आप सड़कों पर उतरें, क्योंकि कल को न रोज़गार सिर्फ बल्कि जीवन भी बसने की उम्मीद नहीं है। ऐसी क्रिटिकल पोजीशन जो है दिन ब दिन होती जा रही है। तो आपने देख लिया भाई, हालात की हो रहे हैं। बाकी एक दो युवा था और कोर्ट की चला है, सरकार की चला है, किसकी चला है? नहीं, आप कैश को हो, आप कैश को हो जी, जो हाँ जी, हम गुना शुगर मिल से हैं, 3 बार कोर्ट से केस जीत चुके हैं। हाँ। इसमें हम ये पूछना चाहते हैं भैया, फेडरेशन की चलती है या हरियाणा सरकार की चलती है, कोर्ट की चलती है? हमको यही गाइड। आपका अंदाजा हम किसकी चल रहा है जी? हमारे हिसाब से तो किसी की नहीं चल रही। न्याय तो मिला ही नहीं आप। न्याय तो मिल ही नहीं रहा। अब तो अधिकारियों को चल रही, फेडरेशन वाले को। कोर्ट के डिसीजन के बाद भी इनको किसी प्रकार की कोई भी मान ले रोजगार नहीं प्राप्त हुआ है। 3 बार केस जीतने के बाद में भी न्यू में बेचारे धक्के खाने लग रहे हैं। पूछ लिया और भाई यहाँ तक भाई कड़े कड़े तो आए हैं कि कुछ है कोई बात नहीं है। लाइन तो गुड़िया तो पूछ लिया। अमरान आजे 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 आजे। हाँ गुड़िया कतोड़ता है? बता दो। पेगा से। पेगा से? हाँ। आप भी पेगा से? जीन से। जीन से। तो आप पूरा आए हो, तो आपने क्या लगा है कि कुछ बनेगी बात? देखिए, हम युवा और विद्यार्थी वर्ग से हैं। लगातार मतलब कि इसके लिए प्रयास चल रहे हैं। जो बेरोज़गारी है और शिक्षा के जो मुद्दे हैं, लगातार डिमांड भी दी गई है, आपने पढ़ी भी होगी। तो यही है कि इसके लिए एक कदम उठा रहे हैं। लगातार युवा और नौजवान इकट्ठे हुए हैं कि एक जो मतलब कि जो दुष्यंत चौटाला है उसके उनको एक ज्ञापन देंगे आज कि लगातार इस टाइम में युवा विद्यार्थी सभी कितने मतलब कि परेशान चल रहे हैं कोरोना के टाइम में। तो इसके लिए लगातार कोशिश जारी है हमारी। चलो धन्यवाद। तुम तोड़ता है पहलवान? मैं गतौली से आया। गतौली से? हाँ। तो आपने के कुछ इच्छा है भाई ये चीज़ होनी चाहिए तेरे मन में? के मेरे मन में जो है, मेरे मन में ये है कि अपने जो दुष्यंत ने वादे करे थे नौजवानों तर, जो इस बीजेपी सरकार ने खट्टर ने वादे करे थे कि हम रोज़गार देवांगे, आज वो रोज़गार है ही नहीं, किसी भी जगह पे मिलने नहीं लग रहा। आज पूरा हरियाणा अगर हम देखेंगे तो हरियाणा के अंदर 33% बेरोजगारी है, जो पूरा देश में सबसे ज़्यादा है। जिन वादों को लेकर ये आए थे कि हम नौजवानों ने रोज़गार देंगे, आज उनसे ये पीछे हट रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं हर एक चीज़ का। और हम शिक्षा की भी बात करें तो शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। अब नई शिक्षा नीति भी इनके द्वारा लाई गई है, जिसमें निजीकरण के ऊपर जोर दिया गया पूरी तरीके से। उनमें एक बात ये स्पष्ट लिखी है कि अगर 3000 से कम संख्या अगर किसी कॉलेज के अंदर स्टूडेंट की, तो उनको बंद किया जाएगा और उनका निजीकरण किया जाएगा, फिर वो प्राइवेट हाथों में सौंपे जाएंगे। तो गरीब जो आदमी है, चाहे किसान है, मजदूर है, दुकानदार या छोटा कर्मचारी भी, उसके बेटा बेटी को पढ़ने के लिए व्यवस्था नहीं होगी। फीसें जो महंगी हो रही लगातार। अब हम कोरोना का काल देखेंगे, इस दौरान बेरोजगारी दर और ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि पूरे देश के अंदर जो सरकार के आंकड़े हैं, ये हमारे आंकड़े नहीं है नौजवानों के, सरकार ने आंकड़े दिए 14 से 15 करोड़ लोगों का रोज़गार छीना है। और पहले भी पूरे 70 साल के अंदर अगर हम देखेंगे तो जो बेरोजगारी दर रही है वो सबसे ज़्यादा 45% इसी समय में रही है, बीजेपी के समय में रही है। तो बीजेपी से हम यूथ है जो नौजवान वो तंग आ चुके पूरी तरीके से, क्योंकि हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है, रोज़गार हमारा छीना जा रहा है। तो हम तो यही इसी उद्देश्य के साथ इस कन्वेंशन के अंदर आए, बेरोजगार युवा मंच कन्वेंशन के अंदर, कि जो रोज़गार के मुद्दे हैं और शिक्षा के मुद्दे हैं, इनको लेकर हम लामबंद होंगे और नौजवानों को दूसरों को भी संगठित करके हम अपनी आवाज़ को उठाएंगे। और जब तक हम अपनी मांगे नहीं मनवा लेते, हम पीछे भी हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि जिन नौजवानों को सहारा लेकर इस सत्ता के अंदर आए हैं, इनको हम सबक भी सिखाने का हम काम करेंगे। भाई युवा काफ़ी कड़े हुए दिखे हैं भाई, किमें आगे कुछ और मेरे प्लान है कि भाई इसके बाद में कोई बड़ा कदम उठाने की? बिल्कुल, हमारा बड़ा कदम हम उठाएंगे। इसके अंदर हमने आज ये जो कन्वेंशन के अंदर हम जो फैसले लेंगे, उसके बाद हम गांव स्तर के ऊपर नौजवानों को संगठित करके इस सरकार के खिलाफ लामबंद करेंगे। और जब लामबंदी होगी, उन्होंने कहा अगर है कि
कि जो वोट का डर लगेगा नहीं ना कि हमारे वोट छीने जाने लग रहे हैं, तो इनको हमारे काम भी करने पड़े और हम उसी तरीके से नज़र के साथ हम अपना काम करेंगे और अपने आंदोलन को गति देंगे। भाई युवाओं की सोच है, क्योंकि रोज़गार ज़रूरी है। आप कहाँ से आए हो जी? जाजनवाड़ा से। जाजनवाड़ा से। हाँ। तो आप क्या कहना चाहोगे? पूरे उचाना में आए हो भाई, रोज़गार के लिए जो आवाज़ बुलंद करने के लिए आए हो आप। हाँ। तो डिप्टी सीएम साहब हैं उरे तो। हाँ जी, हाँ जी। तो स्पेशल इनके लिए ही आए थे भाई, इनका संज्ञान में डलवावा या इनको थोड़ा सा मतलब डिप्टी सीएम चुनाव के वक्त इन्होंने नौजवानों से वादा किया था, हरियाणा के नौजवानों से, भाई जो नौकरियां निकलेगी 75% नौजवान हरियाणा के नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। मतलब अब ये खट्टर सरकार की गोद में जा बैठे और उन्हीं की बीजेपी की नीतियों को लागू करने में ये उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो दूसरी बात ये कि अकेला हम दुष्यंत को टारगेट नहीं करें, पूरी सरकार को टारगेट करें। भाई खट्टर सरकार में दुष्यंत डिप्टी सीएम है, तो उनके माध्यम से ये आवाज़ मुख्यमंत्री तक भी जाएगी। तो आज यहाँ पर उनका निवास है, इस हल्के से वो जीत के गए हैं, तो उनके माध्यम से हम हरियाणा सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। चलो भाई, मैं यही चाहवा हाँ कि युवाओं को रोज़गार मुहैया करवाया जावे, जितना हो सके बेरोज़गारी कम करी जाए, क्योंकि चरम सीमा पे है। भाई वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, इन भाइयों की जो आवाज़ है थोड़ी ऊपर तक जा सके। इसका बारे में आपके विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दियो। मिला हाँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाइयों ने जय हिंद, वंदे मातरम।